सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यहां तक कह दिया कि यूजीसी के नियमों का दुरुपयोग जो है वो हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर हम दखल नहीं देते तो इसका खतरनाक असर होगा, समाज बंट जाएगा। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, रेगुलेशन को रोक कर रखने का आदेश दिया है और 19 मार्च की अगली तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस रोक को सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी पहली जीत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये मुसलसल इस बात का विरोध कर रहे थे कि इस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद एक अधिक समावेशी गाइडलाइंस बनाने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। बहरहाल अदालत ने इसे अभी रोक दिया है, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन या गाइडलाइंस को लेकर कई राजनीतिक प्रश्न उठे थे। फिलहाल इनको भी टाला मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि बात शुरू हुई है तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक ट्वीट किया था कि यूजीसी गाइडलाइंस के जरिए एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। कईयों ने जानना चाहा कि आखिर ऐसा मैंने क्यों लिखा, किस तरह से एक तीर से कई निशाने साधे जाने की कोशिश इसके जरिए की गई। कुछ को तो व्यक्तिगत तौर पर बता दिया, लेकिन अगर आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं बताऊंगा तो ये अच्छा नहीं होगा, न्याय होगा। दरअसल यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर एक तूफान सा मचा, लेकिन यह बड़ा तूफान बनता इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे थाम लिया है। हालांकि इसके राजनीतिक पहलू पर विचार अभी भी पुराना नहीं पड़ा है, और क्योंकि सवर्णों के नाराज होने से बीजेपी को या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, योगी को नुकसान पहुंचने की जो बात है इसकी चर्चा भी होती रही। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर बहस और चर्चा का क्षितिज तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जिस पॉइंट पर हम यहां खास नजर डालेंगे वो ये कि क्या यूजीसी गाइडलाइंस जिस रूप में आई थी, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या वो सीधे सीधे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचा सकती थी, और अगर हां तो क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था या ये अनजाने में हो गया। जब ये गाइडलाइंस बनाई गई तो क्या इसको लागू करने के बाद जो संभावित या आशंकित जो कोलैटरल डैमेज है उस पर कोई विमर्श नहीं किया गया, कोई विचार नहीं किया गया, या फिर विचार तो किया गया लेकिन कोई चिंता नहीं की गई कि नतीजा क्या होगा, किस तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो चिंता अब सुप्रीम कोर्ट ने जताई है, बात उस पर भी, चर्चा उस पर भी। सवालात तो बहुत तरह के थे, बहुत तरह के हैं। एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी गाइडलाइंस आने के बाद जाहिर सी बात है कि सवर्ण जातियां यानी कि अगड़ी जातियां बहुत गुस्से में नजर आईं, और वो देखने को भी मिला। मोदी विरोधी नारे लगे अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग जगहों पर, और नारे भी इस तरह के जिनका जिक्र यहाँ मुनासिब नहीं। और क्योंकि ये सीधे सीधे सवर्ण जाति के युवाओं को प्रभावित करता नजर आ रहा था, लिहाजा वे इसे अपने खिलाफ काले कानून के तौर पर देख रहे थे, काले नियम के तौर पर देख रहे थे, और इसलिए जो नारेबाजी है वो काफी बढ़ चढ़कर होने लगी। उनको लग रहा था कि इस बहाने उनको गैर जरूरी तौर पर टारगेट किया जा सकता है, उनका करियर ही नहीं बल्कि जीवन खराब किया जा सकता है। एक लाइन में कहें तो कानून और नियमों के दुरुपयोग की जो भारी चिंता है वो जताई गई, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी गई। पहले से जो लागू कानून हैं उनके दुरुपयोग की दलील भी दी गई। कई कानूनों के लागू रहते हुए भी जिन मकसदों से वे कानून लाए गए उसमें नाकाम रहने की बात भी सामने रखी गई। तो अलग अलग की जो दलीलें हैं, तकरीरें हैं, वो की गई। कुल मिलाकर दलील ये रही कि इससे दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच जो है खाई वो बढ़ेगी, अविश्वास और तनाव बढ़ेगा, आदि आदि। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन आशंकाओं पर मुहर लगा दी है अपनी टिप्पणियों के जरिए, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है। दूसरी तरफ समानता की दुहाई देकर इस रेगुलेशन को बहुत जरूरी बताया जा रहा था, और अभी भी बताया जा रहा है। सैकड़ों हजारों वर्षों की उपेक्षा और असमानता का हवाला देकर इसे बहुत ही सही कदम बताया जा रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेशक रोका हो, लेकिन ये चर्चा जो है आगे चलेगी।
माना जा रहा था कि इससे कैंपस में एक ऐसा माहौल बनाया जा सकेगा जिससे रोहित वेमुला और पायल तडवी खुदकुशी जैसे जो मामले हैं उसको रोका जा सकेगा। SC/ST के साथ साथ अब OBC छात्रों के साथ जो शाब्दिक या शारीरिक अत्याचार जो होता है उसके लिए ये जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ा डिटरेंट साबित होगा, ये भी माना गया और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सवर्णों की आशंकाओं को निर्मूल बताया था और शंका को दूर करने की कोशिश की थी अपने बयान के जरिए। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों तरफ से तर्क अपनी जगह, लेकिन यहाँ विचार का विषय ये है कि UGC जो इक्वलिटी जो समानता की जो गाइडलाइंस है उसको उससे बीजेपी के लिए वो किस तरह से नुकसान का सौदा साबित होती, जिसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले ने थोड़ी राहत दे दी है, थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, लेकिन अब किस रूप में आएगा वो देखने की बात होगी। लेकिन ऐसा कहने और मानने वालों की जो सोच है उसकी अपनी एक दुनिया है, उस दुनिया में रहकर वो दलील देते हैं कि अगड़ी जातियां बीजेपी की वोटर रही हैं, खासतौर पर 2014 और उसके बाद के लगातार सालों में अलग अलग चुनावों में वो बीजेपी को वोट करती रही है, बड़ी तादाद में वोट करती रही है। कुछ वोट दूसरी पार्टियों को भी जाती है, लेकिन अधिकांशतः जो है सवर्ण जातियां बीजेपी को वोट करती रही है। और बिहार का जो चुनाव नतीजा है उसके बाद जो विश्लेषक हैं ये भी बताते हैं कि अगड़ी जातियां पूरी तरह से बीजेपी के साथ वहां भी खड़ी नजर आई। पॉइंट ये भी दिया जाता है कि 2024 में यूपी में अगड़ी जातियों में से एक जाति यानी कि राजपूत कतिपय वजहों से नाराज हुए तो बीजेपी को इसका नतीजा भी देखने को मिला। और बेशक कई और वजह भी रही हों, लेकिन वो 64 से 2019 के 64 सीटों से जो 2019 चुनाव के बाद जो 64 सीटें थी बीजेपी की, उससे घटकर वो 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये एक अहम पॉइंट है जिसे नोट कीजिएगा, क्योंकि इस बात के तार बीजेपी की उस अंदरूनी कथित तौर पर उस अंदरूनी राजनीति और उठापटक से जुड़ते हैं, जिसकी बात कभी कोई खुले तौर पर तो कोई कभी दबी जुबान से करता नजर आता है। यह कथित तौर पर उस लड़ाई की बात है जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बीच बताई जाती है। और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वालों का मानना है कि हो न हो UGC गाइडलाइंस का इस वक्त आना और इस तरह से आना उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को कम करने की एक कोशिश जैसा भी था। सीधे शब्दों में कहें तो एक आकलन यह कहता है कि UGC गाइडलाइंस को जिस रूप में लाया गया था उससे सवर्ण जितने नाराज होते वे बीजेपी के उतने खिलाफ होते, और जब सड़कों पर वो बीजेपी के खिलाफ होंगे, उतरेंगे या उतरते या उतर रहे थे, तो वो चुनाव में भी खिलाफी वोट करते या करेंगे अगर फिर से इस तरह की कोशिश हुई तो। क्योंकि यूपी चुनाव अगले साल ही है, तो इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो योगी आदित्यनाथ को हो सकता था या है, जैसा भी आप समझे अभी की स्थिति में, क्योंकि एविडेंस में डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चुनाव में उनकी वे सीटें जो हैं वो कम हो सकती हैं जिन पर सवर्णों या उनकी जो अपनी जाति का जो दबदबा है वो है, जिन सीटों को वो सवर्णों और खासतौर पे राजपूतों की वजह से जीतते हैं। ऐसे में अगर विरोध और आंदोलनों की बयार जो है वो अधिक बहती या बहेगी तो योगी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, ऐसा कैलकुलेशन जो है, एक कैलकुलेशन जो है वो कहता है। यहां आपके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कोई भी योगी का बुरा जो चाहता हो या चाहेगा तो वो बीजेपी का भविष्य दांव पर क्यों लगाएगा, वो भी यूपी में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और डिलिमिटेशन लागू होने के बाद जो है वो सीटें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो समझाने वाले जो हैं उसे यूं समझाते हैं कि बीजेपी अपना नुकसान बिल्कुल नहीं कराने जा रही थी या नहीं कराने की सोच भी नहीं सकती, बल्कि इससे होगा ये कि सिर्फ योगी का नुकसान होगा। ये सुनकर मेरे बाल सुलभ मन में ये सवाल आता है कि योगी और बीजेपी तो एक ही हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि योगी का तो नुकसान हो पर बीजेपी का ना हो।
फिर मुझे बताया जाता है कि बात इतनी सीधी नहीं है। एक बारीक सी लाइन है जो दिल्ली से चलाई जा रही बीजेपी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से अलग करती है। और यह बहुत ही समझने की बात है। शायद आपने सुना भी हो या ना भी सुना हो, लेकिन जो जानकार हैं वो इस बात को रेखांकित करते हैं। और ये लड़ाई जो है लंबी और गहरी है, ये भी बात बताई जाती है। खैर, उसमें नहीं जाते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं, जिस बात को लेकर हम यहाँ बैठे हैं, इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। और पॉइंट की बात यह है कि यूजीसी गाइडलाइंस से खार खाए जो सवर्ण हैं वो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? होगा ये कि बीजेपी का अपना, यानी कि पार्टी का नहीं कुछ बिगड़ेगा। तो क्यों? ये पॉइंट भी काफी काबिले गौर है। बीजेपी के पक्ष में ओबीसी को जो लाया जा रहा है, या इस तरह के कदम से जो ओबीसी का वोट का कंसोलिडेशन होगा, वो बीजेपी को नुकसान नहीं होने देता या नहीं होने देगा। यूजीसी गाइडलाइंस के मुद्दे पर सवर्ण का वोट जितना बीजेपी से छिटक सकता है, उससे अधिक ओबीसी का जो वोट है उसके साथ और कंसोलिडेट होगा। इस बात को एक बार फिर से बताने की जरूरत है, जोर देकर बताने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में जो भी पार्टियां ओबीसी के बूते राजनीति करती हैं उनके हिस्से का वोट पाती हैं। इस नियम के बाद, इस गाइडलाइंस के बाद वो वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो जाती या हो जाएंगी, इस तरह की बात कही जा रही है। इसे अगर सामान्य गणित में कहें तो 10-15 गंवाकर बीजेपी जो है वो 50-60 हासिल करने का दांव बीजेपी ने चल दिया था। और अभी के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि ओबीसी से आते हैं, उनका प्रॉस्पेक्ट खुल सकता है, ये अनुमान, ये आकलन भी बताया गया। मौर्य को केंद्रीय नेतृत्व का वरद हस्त भी प्राप्त माना जाता है। और जहां तक बात योगी के नुकसान की है तो वो भी इतना आसान नहीं है। किसी स्तर पर कैलकुलेशन बेशक ये हो कि सवर्ण और खासतौर पर राजपूत छिटके तो योगी का अपना जो व्यक्तिगत वोट पावर है वो छिटक जाएगा। जिन सीटों को इन जातियों या इस जाति के बूते जीतते हैं वो उस पर कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन राजपूत छिटकें तब ना। राजपूत तो उल्टा योगी के साथ और मजबूती से खड़े होते नजर आ रहे हैं। वे बेशक बीजेपी को वोट न देने की कस्में खा रहे हों, लेकिन योगी उनके लिए आज भी नेता हैं और कल भी रहेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। जनता छोड़िए, बीजेपी के जो राजपूत नेताओं को भी रेगुलेशन के खिलाफ खड़े होते देखा गया। कई तरह के बयान आए, कई तरह के ट्वीट हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो बयान है वो एक उदाहरण है। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया वो कोई योगी के समर्थन में नहीं, बल्कि यूजीसी नियम के खिलाफ दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि इसे लागू करने वाले इसे वापस लें, नहीं तो जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा। तो एक बयान जो है, कड़ा सा बयान जो है उनकी तरफ से जारी किया गया। और क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं तो इसलिए इस बात का जिक्र यहाँ पर जरूरी है। हालांकि इसे भी एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा गया। मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है। असल में ये राजपूत नेताओं की मजबूरी भी है, क्योंकि उनका कोर वोट बैंक ही खिसक जाएगा गाइडलाइंस के मुद्दे पर। तो फिर राजनीति जो है वो किसके बूते करेंगे, जीत कर किसके बूते आएंगे। लिहाजा बीजेपी में यूजीसी गाइडलाइंस के मुद्दे पर दो फाड़ साफ नजर आने लगा। वैसे बीजेपी के केंद्रीय कमान के जो अनुशासित नेता हैं ऐसा बयान देकर शीर्ष नेतृत्व को नाराज करेंगे या करते, इसकी तो संभावना लगती नहीं है। उल्टा उनका गुस्से भरा जो बयान है वो सवर्णों के गुस्से को ही बढ़ाएगा और इससे भी इच्छित लक्ष्य जो है वो हासिल किया जा सकेगा। ये एक और जानकार कहते हैं।
ये बात भी सही है कि अगड़ी जाति में सिर्फ राजपूत नहीं है, इसमें ब्राह्मण भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, कायस्थ भी आते हैं और भी कुछ जातियां जो हैं वो अगड़ी जातियों की श्रेणी में आती हैं। जहां तक ब्राह्मणों की बात है तो वे पहले से ही योगी से नाराज बताए जा रहे हैं। वे इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है कि योगी जो हैं वो अपने कार्यकाल में, अपने सरकार के वक्त में ब्राह्मणों के हितों को लेकर, साथ लेकर जो है वो नहीं चलते हैं। और कई ऐसे मौके, कई ऐसे उदाहरण जो हैं जो दिए जाते हैं। और जब प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की के बाद जो विवाद शुरू हुआ, तो इसे भी योगी सरकार पर निशाने के तौर पर, निशाना साधने के एक टूल के तौर पर उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा। योगी का विरोध करने वाले ब्राह्मणों की तरकश में एक और तीर आया और वैसे मामले को संभालने के लिए गृहमंत्री अमित शाह जो है उनकी तरफ से बयान भी आया कि सनातनियों का अपमान करने वाला कोई भी जो है वो सत्ता में बना नहीं रह सकता। तो इस बयान को एक तरह से मामले को खत्म करने की दिशा में एक बयान माना गया। और तो और विवाद गहराने के बाद दिल्ली दौरे से यूपी लौटे केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने भी शंकराचार्य से माफी मांगी और एक तरह से उन्होंने बताया कि योगी प्रशासन की जो कार्रवाई थी वो सही नहीं थी और उससे खुद को अलग किया। यूपी के मामले में यूजीसी गाइडलाइंस के विश्लेषण से यह भी सवाल उठ सकता है कि चुनाव तो बंगाल में भी है और वो नुकसान तो वहां भी हो सकता है। तो जानकार यहाँ पे एक अलग जवाब देते हैं। उनका ये कहना है कि बंगाल में जो वोटिंग है वो अगड़ा या पिछड़ा पर नहीं होता। वहां तो अव्वल एक बांग्ला कौम है, बंगाली जो आइडेंटिटी है उसको लेकर मोटे तौर पर उसमें या तो ममता के समर्थक हैं या उनके विरोधी हैं और इस तरह से दो प्रबल जो ध्रुवीकरण है वो इस रूप में है। बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कर हिंदू मुस्लिम कार्ड वहां भी खेला जाता रहा है, वो भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन जातिगत कार्ड जो है वो अधिक चलता जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहां प्रतीत नहीं होता। इसलिए यूपी और बंगाल में नफा नुकसान का जो कैलकुलेशन है इस यूजीसी गाइडलाइंस के मुद्दे पर वो बिल्कुल अलग अलग बताया गया। यूजीसी गाइडलाइंस से चला गया जो तीर है उससे विपक्षी पार्टियों को भी शिकार किया गया, उनका भी शिकार किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो हैं वो ओबीसी कार्ड को लेकर 2024 चुनाव के बाद से बहुत ज्यादा सक्रिय देखे गए हैं। जाति जनगणना की मांग करते हुए उन्होंने इसे एक राजनीतिक भूकंप तक कहा और उस पर काफी ज्यादा जोर दिया। जाति जनगणना की मांग के पीछे का जो मकसद है वो आबादी के अनुपात में, यानी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी साझेदारी, इस तरह से आरक्षण को बढ़ाने जैसी मंशा रही है। वो ओबीसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो राहुल गांधी हैं वो काफी ज्यादा हमलावर भी रहे हैं। लेकिन अब यूजीसी गाइडलाइंस में ओबीसी को शामिल करने से राहुल गांधी के हाथ से वो मुद्दा जो है वो छीनने की कोशिश हुई है, ये भी एक विश्लेषण कहता है। दरअसल ओबीसी की आबादी की जो ताकत है और जो वोट पावर है उसको देखते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी सीधे सीधे तौर पर यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ खड़ी होती नहीं दिख रही। किसी ने आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया अपने पार्टी पोडियम से या आधिकारिक प्रवक्ता के जरिए। अलबत्ता हर पार्टी में इसे लेकर दो सुर सुनाई जरूर पड़ते रहे हैं, आगे भी पड़ते रहेंगे, चाहे बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के या फिर कोई और पार्टी के। इन पार्टियों के जो सामान्य वर्ग के जो जिन नेताओं को लगता है कि खिलाफ नहीं बोले तो संसदीय क्षेत्र में क्या मुंह दिखाएंगे, वो जमकर मुखालफत कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि ओबीसी के खिलाफ गए तो चुनाव में कहीं के नहीं रहेंगे, वे या तो फैसले के साथ खड़े हैं या फिर मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह के माहौल में चुप रहना ही बेहतर है। एक और पॉइंट, सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि चलो यूजीसी गाइडलाइंस के जरिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी चुनाव में तो एक नियंत्रित परिणाम हासिल कर लेता, या इस तरह की कम से कम उसकी मंशा रही जो बातें कही जा रही है। लेकिन देश भर में क्या होगा या क्या होता अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रोक लगाई है, फैसले अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि 2029 में क्या होगा आम चुनाव के वक्त। तो जिनके मन में भी ऐसा सवाल उठ रहा है उनको यह समझना चाहिए कि संशोधन भी कोई चीज होती है जो कभी भी लाई जा सकती है, किसी भी रूप में लाई जा सकती है। 2027 के पहले ना सही 2027 के बाद लाई जा सकती है। एक बात तय है कि SC ST OBC आदि को कोई हक एक बार दे दिए जाने के बाद सरकार उसे वापस नहीं ले सकती, क्योंकि ये आत्मघाती कदम जो है वो साबित होगा। लेकिन सामान्य वर्ग को भी कुछ दे सकती है, इसका जो ऑप्शन है हमेशा खुला रहता है और वो कई रूपों में हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि नियमों की भाषा को ठीक कर
उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को भी कुछ अख्तियार देकर, वैसे भी कुछ सोशल मीडिया पर जो जो इन्फ्लुएंसर्स या जो काफ़ी सक्रिय जो लोग हैं उनके बूते नैरेटिव फैलाने की कोशिश भी हुई कि मानो ये अकेले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फैसला हो, और इसलिए उन पर पूरी तरह से ये दारोमदार डालने की कोशिश भी हुई। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को एक कवर देने की कोशिश के तौर पर भी इस बात को देखा जा रहा है। खैर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पूरे मामले को अबेंस में डाल दिया है, इसलिए इस पर चर्चा को अभी विराम देते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे इस पर फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।